नमस्कार मित्रों, मैं भूपेंद्र सिंह, सहायक प्राचार्य हिंदी, अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर, खगड़िया। आज जो विषय लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ वो रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित खंड काव्य पथिक है। तो पथिक पे चर्चा करने से पहले हम रामनरेश त्रिपाठी के जीवन के संदर्भ में कुछ चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था। देखते हैं कि रामनरेश त्रिपाठी की जो उपस्थिति है वो अब किस समय में थी और वो समय कैसा था, उस समय की भौगोलिक परिस्थिति कैसी थी, उस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या थीं, कैसी चल रही थीं। इन सारी चीज़ों को लेकर हम आज रामनरेश त्रिपाठी के संदर्भ में, उनकी साहित्यिक प्रवृत्ति और रुचि के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। देखते हैं कि रामनरेश त्रिपाठी जो हैं द्विवेदी युग के द्विवेदी युगीन जो एक विचारधारा है उसको लेकर वो भौगोलिक परिस्थिति क्या थी, क्या प्रवृत्तियाँ थीं, क्या रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी युगीन जो एक विचारधारा चल रही थी क्या उसके अंदर के कवि थे। तो आचार्य शुक्ल के इतिहास को पढ़ते हुए ये पता चलता है कि जो द्विवेदी युगीन जो कवि थे उनसे थोड़ा इतर हट के रामनरेश त्रिपाठी थे। शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि द्विवेदी जी के काल प्रभाव से हिंदी काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया उसके अतिरिक्त और अनेक रूपों में भी भिन्न भिन्न कवियों की काव्यधारा चलती रही। कई एक बहुत अच्छे कवि अपने अपने ढंग पर सरस और प्रभावपूर्ण कविता करते रहे, जिनमें मुख्य राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, पंडित रामनरेश त्रिपाठी और पंडित रूप नारायण पांडे जी थे। कहते हैं कि लगभग इस जो द्विवेदी जी के विचारधारा से प्रभावित, उनके प्रभाव से प्रभावित जो कवि थे उनमें से अधिकांश जो कवि थे वो दो रंग की कविताएं लिखते थे, एक ब्रजभाषा में और जो दूसरी कविता लिखते थे, क्योंकि उस समय खड़ी बोली द्विवेदी युग से एक अच्छे स्वरूप में आ गई थी, चलन में आ गई थी। तो खड़ी बोली से भी रूबरू होते हुए उसमें जो तत्कालीन एक विचारधारा, एक प्रवृत्ति चली है उसमें भी अपना हाथ आजमाते हुए द्विवेदी युगीन कवि कविताएं लिखते थे। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि इन कवियों में से अधिकांश तो दो रंगी कवि थे, जो ब्रजभाषा में तो श्रृंगार और वीर भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता सवैया गेय पदों में करते थे और खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते थे, जो तत्कालीन ज्वलंत विषय थे, जो समसामयिक विषय थे उसको लेकर उस समय के कवि चलते थे, जिसमें पंडित रामनरेश त्रिपाठी का भी स्थान आता है। अपने साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि बात यह थी कि खड़ी बोली का प्रचार बराबर बढ़ता दिखाई पड़ता था और काव्य के प्रवाह के लिए कुछ नई भूमियाँ भी दिखाई पड़ती थीं। देश दशा, समाज दशा, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश आदि ही तक नई धारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ और पक्षों की ओर भी बढ़ी पर गहराई के साथ नहीं। त्याग, वीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पद्यबद्ध हुए, जिनके बीच बीच में जन्मभूमि प्रेम, स्वजाति और आत्मसम्मान की व्यंजना करने वाले जोशीले भाषण रखे गए। जीवन की गूढ़, मार्मिक या रमणीय प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कुछ ध्यान कल्पित प्रबंध की ओर दिया। तो आचार्य शुक्ल का ये मानना था कि अपने समय के जो कवि थे उसमें रामनरेश त्रिपाठी की जो प्रतिभा थी वो अद्भुत थी। जो प्रबंध लिखने में एक कल्पना की आवश्यकता होती है उसमें रामनरेश त्रिपाठी दक्ष थे। अपने साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिपाठी
जी के संदर्भ में लिखते हैं कि देशभक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली आती थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षण रूप त्रिपाठी जी ने प्रदान किया। त्रिपाठी जी के उपर्युक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं। देशभक्ति का यह भाव उनके मुख्य पात्रों को जीवन के कई क्षेत्रों में सौंदर्य प्रदान करता दिखाई पड़ता है। कर्म के क्षेत्र में भी, प्रेम के क्षेत्र में भी ये पात्र कई तरह से देखने में सुंदर लगते हैं। देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं। तो उनकी कल्पना के मुरीद शुक्ल जी थे और उनकी देशभक्ति के भी मुरीद शुक्ल जी थे। उनके संदर्भ में इस तरीके की टिप्पणी आचार्य शुक्ल देते हैं, जिससे पता चलता है कि त्रिपाठी जी का राम साहित्य के इतिहास में, काव्य के क्षेत्र में क्या स्थान रहा होगा। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने समय और समाज को लेकर जो टिप्पणियाँ, जो काव्य रचना, जिस तरीके की लेखनी चल रही थी, उसमें बहुत गहरे स्तर तक हस्तक्षेप रामनरेश त्रिपाठी का था, जिसका परिणाम उनका खंड काव्य पथिक है। तो ये छोटा सा परिचय त्रिपाठी जी के संदर्भ में है। अगले खंड में जब हम लोग आएंगे तो पथिक के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।